सुधा जी और रघु जी एक गांव में रहा करते थे। रघु जी एक किसान थे। बेटा सुनील को पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता था। रघु जी भी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बने, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को गांव के ही एक विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। अब सुनील दिन रात एक करके पढ़ाई करने लगा। उसकी मेहनत भी रंग लाई। छात्रवृत्ति लेकर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। इसी तरह वो अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरा कर अच्छे अंकों से पास किया। उसने जब ये बात अपनी माँ बाबूजी को बताई तो वे बहुत खुश हुए। घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए सुनील को नौकरी की बहुत आवश्यकता थी। सुनील एक के बाद एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वह ज्यादातर लिखित परीक्षा में पास हो जाता, पर इंटरव्यू में जाकर अटक जाता। आखिरकार सुनील को केवल निराशा ही हाथ लग रही थी। माँ और पिताजी हमेशा सुनील पर विश्वास करते गए कि एक दिन उनका बेटा अवश्य सफल होगा। जब भी सुनील हताश हो जाता तो बाबूजी कहते, बेटा अपने आप को मजबूत बनाओ, टूटो मत, धैर्य रखो, अपने मन में विश्वास रखकर कोशिश करते रहो, एक दिन तो सफल जरूर हो जाओगे। बाबूजी की बात सुनकर सुनील कहता, बाबूजी मुझे नहीं पता कि मैं कब नौकरी में लगूंगा। मैं तो लगातार प्रयास करता जा रहा हूँ, पर फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। शुरू से ही मैं पढ़ाई में अव्वल रहा हूँ, पर इतने अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे साथ निखिल भी पढ़ता था। पढ़ाई में तो वह मुझसे कमजोर था, पर उसे भी एक बहुत साधारण नौकरी कम से कम मिल ही गई। मैंने सुना है कि उसे एक मोटी रकम के बदले में नौकरी मिली है। आजकल तो टैलेंट से कुछ भी नहीं होता है पिताजी। आज जिसके पास पैसा है उसके पास ही नौकरी है। आदमी कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बाबूजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे नौकरी के लिए अपनी छोटी सी जमीन, जिसकी कीमत आज के दिन में लगभग 5 लाख की होगी, उसे मैं बेच दूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुझे किसी तरह नौकरी मिल जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस तेरे लिए तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। बेटा बोल बेटा, तुझे कितने रुपयों की जरूरत है? सुनील ने अब कहा, नहीं बाबूजी, वह जमीन ही हमारा सर्वस्व संसाधन है। हमारा गृहस्थी भी उसी से चलता है। उसी में हम खेती करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं। वह जमीन बेच देने से हमारा घर कैसे चलेगा बाबूजी? मैं पैसे के दम पर नौकरी हासिल नहीं करना चाहता हूँ। उस जमीन को बेचकर मैं आपको बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर नहीं बना सकता। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता बाबूजी। इससे अच्छा है कि मैं इंटरव्यू देता ही रहूं। यदि किस्मत में लिखा होगा तो एक दिन मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, नहीं तो मैं पढ़ लिख कर भी खेती करूंगा। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। उस दिन इंटरव्यू पास करने के बाद सुनील से 5 लाख रुपए मांगे गए। पैसे दोगे तो नौकरी पक्की समझो। तुम्हारे तरह यहाँ पर सैकड़ों लड़कों की भीड़ लगी हुई है। तुमने तो इंटरव्यू पास कर लिया है, इसलिए तुमसे हम कम रुपयों का डिमांड कर रहे हैं। नहीं तो यदि किसी ने इंटरव्यू पास न किया होता तो यह रकम दुगना हो जाता। तुम्हारे पीछे भी बहुत से लड़के खड़े हैं जो कि तुमसे भी ज्यादा रकम देने के लिए तैयार बैठे हैं। चूंकि इंटरव्यू पैनल ने तुम्हारा नाम रिकमेंड कर दिया है, इसलिए तुमसे कम पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुम सोच समझकर निर्णय लेना। ये नौकरी तुम्हारी परमानेंट नौकरी होगी और रिटायरमेंट तक तो तुम यह रकम आराम से कमा ही लोगे। हमारे यहाँ का सिस्टम कुछ इसी तरह से चलता है, ऐसा सुनील से कहा गया। सुनील को यह भी बताया गया कि पैसों का भुगतान कहाँ करना है। घर आकर सुनील बाबूजी को सब कुछ बताया और फूट फूट कर रोने लगा। आखिर में उसे भी पैसे देकर नौकरी खरीदनी ही पड़ रही है, तो फिर परीक्षा में लाए गए अच्छे नतीजों का क्या महत्व रहा? यही सब सोचते हुए सुनील ने बाबूजी से कहा, पापा आज तो मैं इंटरव्यू भी पास कर लिया हूँ, पर उन लोगों ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे हैं, तभी जाकर वो मुझे नौकरी देंगे। उनका कहना है कि अच्छे कंपनी में नौकरी पाने के लिए एक मोटी रकम का भुगतान करना होता है। चूंकि मैं इंटरव्यू पास कर लिया हूँ, इसलिए मुझसे थोड़ा कम पैसे लिए जा रहे हैं। इस स्थिति में मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटे की आंखों में आंसू देखकर बाबूजी ने कहा,
बेटा, मैंने तुझे वह जमीन दे दी है। पूर्वजों ने वह जमीन मुझे दी थी, आज मैं वह जमीन तुझे दे रहा हूँ। वैसे भी अब मेरे हाथों में उतनी ताकत नहीं रही कि मैं उसमें खेती करके परिवार का पेट पाल सकूं। जमीन के कागजात मैंने अलमारी से निकालकर बाहर रख दिया है। तुझे पैसों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो जमीन को बेच दे बेटा। जमीन बेचकर जो पैसे तुझे मिलेंगे उसे देकर तू नौकरी पा सकता है। कम से कम तुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं गांव के लोगों को भी बता सकूंगा कि मेरा बेटा भी अब नौकरी कर रहा है। एक बार तुझे नौकरी लग गई, फिर हमारे भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी और हमारा बुढ़ापा भी अच्छे से बीत जाएगा। मेरी भी उम्र अब होती जा रही है। मेरी असमर्थता को देखते हुए तू इस नौकरी में कार्यरत हो जा। इसके लिए तुझसे जितने पैसे मांगे गए हैं तू उसका भुगतान कर दे। मैं तो सिर्फ तुझे खुश देखना चाहता हूँ। तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। मेरे बाबूजी ने तो मुझे उतना तक नहीं पढ़ाया, पर मैं तेरे जन्म के बाद से ही चाहता था कि तू बड़ा बने, जीवन में कुछ अच्छा कर, अपने माँ बाबूजी का नाम रोशन करे। सुनील ने फिर जमीन बेच दी और शर्तों के अनुसार श्री अमित चौहान को पैसे सौंपने चला गया। नौकरी देने के एवज में अमित जी पैसों की वसूली किया करते थे। उनके मन में पैसों के प्रति बहुत लोभ था। अमित जी पैसों के लिए बुरे काम करने से कभी नहीं कतराते थे। नौकरी पाकर कैसा महसूस कर रहे हो सुनील? वह तो शुक्र मनाओ कि मैं था, नहीं तो कोई दूसरा होता तो वह तुमसे फर्जीवाड़ा करके तुम्हारे पैसे भी हड़प लेता और तुम्हें नौकरी भी नहीं देता। देखो, नौकरी में ज्वाइन करने के बाद तुम मुझसे कभी फोन पर या प्रत्यक्ष रूप में मिलने की कोशिश मत करना। इस बात की खबर जिससे किसी के भी कानों में न जाए, इसका पूरा ध्यान रखना। तुमने मुझे आज जो रुपये दिए हैं उसका जिक्र तुम सपने में भी किसी से मत करना, नहीं तो तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता है। अमित जी की ऐसी बातें सुनकर सुनील थोड़ा घबराते हुए बोला, नहीं सर, आप निश्चिंत रहे, इस बारे में मैं कभी भी किसी से जिक्र नहीं करूंगा। यह बात केवल मेरे और आपके बीच रहेगी। सुनील के इतना कहते ही अमित जी बैग में पैसा डालकर गाड़ी से निकल गए। पर सुनील अब तक सोच रहा था कि ईश्वर की नज़र से अमित जी कभी बच नहीं सकते हैं। सुनील के जैसे और भी न जाने कितनों से अमित जी ने पैसे ऐंठे हैं। इसका विचार तो सिर्फ ईश्वर ही करेंगे। यह सब सोचता हुआ सुनील अपने घर चला गया। नौकरी मिलने के बाद सुनील और उसके माता पिता बहुत ही खुश थे। उधर अमित जी भी 5 लाख रुपये पाकर बहुत खुश हुए और घर जाकर अपने बेटे से कहा, कल मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का महंगी बाइक खरीद दूंगा जिसे तुम पिछले 1 साल से रट लगाकर बैठे हो। अमित जी का बेटा नीरज बाइक की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने पिता को गले से लगा लिया। अगले दिन पिता पुत्र एक बाइक के शोरूम में गए और वहां से उस महंगी बाइक को खरीद लिया। नीरज अभी किशोर अवस्था में ही था, उसका खून अभी गर्म था। बाइक मिलने के बाद वह तेज रफ्तार से हाईवे पर गाड़ी चलाने लगा और वहीं एक हादसा हो गया। लॉरी से धक्का लगने के कारण नीरज बाइक समेत एक खुली जमीन पर गिर गया। उसे बहुत ही गंभीर रूप से चोट लगी। जब उसे होश आया तो वो अपने आप को अस्पताल के एक बेड पर पाया। ईश्वर की असीम कृपा से वो बच तो गया, लेकिन उसके दोनों हाथ पैर नहीं रहे। उसके लिए इस तरह से जीवित रहना मृत्यु के समान ही था। पिता के लालच की सजा बेटे को मिली। अस्पताल का बेड उसका घर बन गया था। अब तो केवल ईश्वर को ही पता है कि वह कब तक अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच पड़ा रहेगा। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।